अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जीमैन और स्टार्क इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपको याद होगा कि जब हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी उसमें, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिफेक्ट था कि एटम स्टेबल स्पीशीज है। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूं कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाता है, एटम तो कोलैप्स कर जाएगा, वो तो एक स्टेबल स्पीशीज नहीं कहलाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेम इसी तरह कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो चीज़ें आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, ये एक्चुअली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिकरेंस हुई है, इसकी बहुत दफ़ा आया है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट्स तो सारे ही एक्सप्लेन करें, लेकिन इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट क्वेश्चन की तर्ज पे भी पढ़ें। सबसे पहले तो हम डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है दैट इज टेक्निकली वेल डिफाइंड ऑन दोज एटम विच हैज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये उन एटम्स पे अप्लाई होता है जिनके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो ये सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देता था हाइड्रोजन एटम्स की, उनकी स्पेक्ट्रम की, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में मौजूद एनर्जी की, और इसके अलावा वो बताता था आपको कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम ये सोचते हैं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हमारे पास हो सकता है? हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव 1, लिथियम पॉजिटिव 2 एंड बेरिलियम पॉजिटिव 3। अब आप कहेंगे सर लिथियम पॉजिटिव 2 कैसे बनता है? देखें, ये आपके सामने एक न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये मैंने बनाया सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, और आउटर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वैलेंस शेल में लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनर शेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं फ्रॉम लिथियम, तो लिथियम जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, और इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से +2 आ जाएगा। हाँ, इसका न्यूक्लियस डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है जितने हाइड्रोजन एटम में होते हैं। इसका न्यूक्लियस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर की वैल्यू है 3, और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन उसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब उसके एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन के मुकाबले में। लिथियम का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, 3 ज़्यादा प्रोटॉन रखता है, 3 प्रोटॉन रखता है। सेम फॉर द हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 रिमूव कर देंगे तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल इस पे अप्लाई होता है, ये पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता। पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हमारी क्या मुराद है? ऐसे एटम्स जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि एटम, कोई भी ऐसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस पर ये अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल हीलियम, लिथियम +1, देखिए अभी मैंने 2 रिमूव किए थे तो 1 बचा था, अगर मैं 1 रिमूव करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सोडियम +1, ये जो एटम्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, तो हम इसे कहेंगे मैनी इलेक्ट्रॉन वाला एटम, और उसको हम पढ़ेंगे पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये इनका बिहेवियर, इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस,
इनका एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर। उसकी वजह क्या है? देखें, अगर मैं पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम बनाता हूँ, तो लिथियम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने जो पढ़ी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बोहर एटॉमिक मॉडल, वो ये पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा होता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, व्हिच वाज एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमने निकाली थी किसकी इक्वल थी? Z E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के। ये आई थी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब बात यूं है कि जब ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतनी नहीं लग पा रही होगी जितनी लगनी चाहिए। तो जो वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, वो तो ठीक है, इससे कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन जो ये वाला न्यूक्लियस लिथियम का 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, वो डिफरेंट वैल्यू रखती होगी जो हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं। क्यों? ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी पहुंचने नहीं देते जितनी पहुंचनी चाहिए आखिरी इलेक्ट्रॉन तक। सो इसमें सिंपल कैलकुलेशन इस तरह हो नहीं सकती। लिहाजा पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जो हमारा पैटर्न था कैलकुलेशन का या बोहर एटॉमिक मॉडल की जो एप्लीकेशन थी वो नहीं हो सकती। दूसरी बात, फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर क्या है? देखें, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है ऑब्जर्व करना स्पेक्ट्रल लाइंस को। हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि इंतहाई पावरफुल। अगर हम इससे स्पेक्ट्रल लाइंस को देखें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर बहुत सी स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप बैक करता है, तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करता है रेड कलर की, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन। और ये असल में बाल्मर सीरीज में होती हैं विजिबल रीजन में। अगर मैं इस स्पेक्ट्रल लाइन को, इसको हम ऐसा करते हैं, इस कलर से बना लेते हैं, इस स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर से देखूं, यानी कि एच अल्फा की स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर वाली स्पेक्ट्रोमीटर से देखूं, तो ये फर्दर 5 लाइन से मिलके बनी होती है। अब ये बिहेवियर तो अजीब सी बात हो गई। उन्हें थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में स्विच किया था, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी, जिसे हमने कहा कि एच अल्फा लाइन है ऑफ बाल्मर सीरीज। ये फर्दर 5 में क्यों स्प्लिट हुई है? देयर इज नो आंसर बाय बोहर एटॉमिक मॉडल कि ये ऐसा क्यों हुआ है। असल में ये जो ये स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या इसे कहेंगे मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर was unable to explain। देखें, सिंपल सी बात है, मेरे सामने 2 स्टेयर्स हैं, मैं थर्ड स्टेयर पे खड़ा हूं से। अब देखें ना, बोहर एटॉमिक मॉडल अगर हम ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, ये थर्ड स्टेयर है, और ये हम खड़े हैं इस पे। आप समझ लें थर्ड ऑर्बिट है ये वाला। आपने क्या किया, थर्ड स्टेयर से सीधा सेकंड स्टेयर पे आ गए, यानी कि आपने थर्ड ऑर्बिट से वापस सेकंड ऑर्बिट पे आए, तो आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी जो अल्टीमेटली स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल लाइन के तौर पे नजर आएगी। वो फर्दर स्प्लिट हो गई, यानी कि एक ऑर्बिट से आप दूसरे ऑर्बिट में स्विच कर रहे हैं, तो स्प्लिटिंग का क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन स्टिल बोहर इसके बारे में बिल्कुल खामोश है, ऐसा क्यों हुआ कि फर्दर स्प्लिट होगी एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान या उनके पार्ट्स में तो कुछ भी नहीं होता, ये ऐसा क्यों हुआ है? नो वन नोस एट दैट टाइम, नो वन नोस, नाउ वी नो एक्चुअली।
नेचर ऑफ ऑर्बिट देखें, बात यूं है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, दैट इज टेक्निकली 2D सर्कुलर ऑर्बिट बेस्ड। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आपका ऑर्बिट है ना, ये सिर्फ दो एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, 2 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये 2 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो आप यूं समझे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये यूं ही रिवॉल्व कर रहा है। ये यूं जाता जाता यूं नहीं रिवॉल्व करता हुआ जाएगा, ना ये रिवॉल्व इस तरह कर रहा है तो ये यूं रिवॉल्व करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक तो वो गोल दायरे यानी कि सर्कल की फॉर्म में करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल दीज ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर, और दूसरा ये 2D है, 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है। असल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में घूमते नजर आएंगे। मसलन जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस, इट कैन आल्सो रिवॉल्व लाइक दिस। सो आप उससे ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में यूं यूं घूम रहा होगा। वो यूं भी घूम सकता है, वो यूं भी घूम सकता है, यानी कि 3D जी एक्सिस इंक्लूड करना पड़ेगा हमें जब मॉडर्न एटम की हम डिस्क्रिप्शन बता रहे होंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। आप एक और बात याद रखिएगा, ऑर्बिट्स यानी कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, या आप यूं समझ लें शेल्स, या बेसिक एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, आप जो भी कहना चाहें, मैं उसे ऑर्बिट ही कहता हूं। ऑर्बिट जरूरी नहीं सर्कुलर ही हो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोमरफील्ड, सोमरफील्ड। 1915 में उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस जरूरी नहीं सर्कुलर हो, वो एलिप्टिकल भी हो सकती है, वो एलिप्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब ये सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क है देखें, ये जो शेप है अंडे की तरह की, ये होती है एलिप्स, इसका ये मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है, यानी कि यहां से यहां तक माइनर एक्सिस है, यहां से यहां तक मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस बड़ा होता है, माइनर एक्सिस छोटा होता है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के अंदर जो मेजर और माइनर एक्सिस है वो बराबर होते हैं, तभी वो गोल दायरा होता है एग्जैक्टली। इसका जो फोकस होता है वो इसके जो सेंटर होता है उससे थोड़ा सा इक्वि डिस्टेंस पे होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये फोकस है। न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड कैन लाई ऑन द फोकस ऑफ एलिप्स, ये न्यूक्लियस हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। सो इन एडिशन टू सर्कुलर ऑर्बिट्स, द सोमरफील्ड सजेस्टेड दैट वी मस्ट इंक्लूड एलिप्टिकल मॉडल ऑफ ऑर्बिट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। यानी कि आप सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट को नहीं कंसीडर कर सकते फॉर एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हम जो सोच रहे थे कि हमेशा से ऑर्बिट सर्कुलर होंगे, नो, सोमरफील्ड इंट्रोड्यूस्ड दैट देयर आर एलिप्टिकल ऑर्बिट शेप्स अवेलेबल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। लास्ट, ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट व्हिच इज एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन। देखें बात यूं है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट कब होता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। स्टार्क इफेक्ट कब होता है? स्टार्क वाज अ वेरी रिनोन साइंटिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अच्छा, ये इफेक्ट क्या होता है? देखें, ये सोर्स है, सोर्स से मुराद है वो एटम्स हैं जो एक्साइटेड हैं और ये एमिशन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, और ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई भी स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस हुआ है, से हाइड्रोजन के एटम है,
ठीक है, ये हाइड्रोजन के एटम हैं, एक्साइटेड या सोर्स है जिससे ये एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ है। अब आप क्या करें, आप एक काम करें, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो इससे प्रोड्यूस होने वाली स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रखता हूं तो उससे प्रोड्यूस होने वाले स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। ना दिस इज अनदर शॉकिंग थिंग फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैंने सोर्स रखा एमिशन स्पेक्ट्रम का, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले एमिशन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्दर स्प्लिट हो गई। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो, सोडियम एक्साइटेड एटम्स को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, उससे जो प्रोड्यूस होता है ना स्पेक्ट्रम, अगर वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में ना हो तो 2 येलो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, 2 येलो स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन अगर मैं इसे वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख के एक्साइटेड सोडियम एटम्स को वीक मैग्नेटिक फील्ड में से रख के इसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखूं तो ये जो 2 येलो लाइंस हैं ये फर्दर लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ना दिस इज समथिंग स्ट्रेंज फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल। कैसा क्यों हो रहा है कि आप सोर्स किसका सोर्स, एक्साइटेड एटम्स का जो एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस कर देता है, स्पेक्ट्रल लाइंस की फर्दर स्प्लिटिंग कर देता है। ना दिस इज समथिंग अमेजिंग फॉर बोहर। स्टार्क इफेक्ट क्या है, अगर यही आप एक्साइटेड एटम का जो कलेक्शन है इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पहले हमने किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में, अब हम ऐसा करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये हाइड्रोजन एटम्स रख देते हैं, अब इनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो असल स्पेक्ट्रम से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस नजर आती हैं उसमें हमें स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। अब नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज कि स्टार्क इफेक्ट भी आउटपुट यही दे रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। ज़ीमैन इफेक्ट भी यही दे रहा है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर सोर्स रखूं जो एक्साइटेड एटम्स का है और वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो जो बन रहा था, मसलन सोडियम का क्या बन रहा था, 2 येलो लाइंस बन रही थी, लेकिन जब मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख के इसका एमिशन स्पेक्ट्रम चेक किया तो वो 2 येलो लाइन से ज्यादा लाइंस, यानी कि 2 येलो लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई लाइंस के अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो भी यही होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक्साइटेड एटम्स को रख देता हूं तो उनसे प्रोड्यूस होने वाला एमिशन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। नाउ इसके पीछे क्या रीजन है, बोहर डज नॉट नो, नाइदर इट्स मॉडल इज टेलिंग यू कि ये ऐसा क्यों है। सो हमने यहां से अंदाजा लगाया कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें बोहर खामोश है, जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आप यूं सोचे, एटम्स के सबशेल्स होते हैं, एटम के सबशेल्स होते हैं, एटम में स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी एक सर्टेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होती है। इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एक डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है। इसके बारे में बहुत कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स नहीं है जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या मैनी पॉइंट्स। तो बात यूं है कि अगर आप इसको 1 बाय 1 करेंगे तो उसमें जो लास्ट वन वाला वो तो एक कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को थोरोली तो नहीं लेकिन हल्का सा इसका रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पे, चाहे वो आयंस की फॉर्म में बनाए हो या सिंपल न्यूट्रल एटम हो हाइड्रोजन का। पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे नहीं अप्लाई होता, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जब पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो उसमें इस तरह कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। दूसरी बात, फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर जिससे स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व की जाती हैं, आप किसी स्पेक्ट्रल लाइन को देखें, से एच अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज को देखें तो वो 5 में कन्वर्ट हुई नजर आती है रेड कलर की। नो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे प्रोड्यूस हो गई।
हमें तो वो एक ही नज़र आ रही थी। इस मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिट 3D सर्कुलर नहीं है, इट्स एक्चुअली दे आर समहाउ डिफरेंट। सोमरफेल्ड ने इसमें मॉडिफिकेशन की थी। ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट सेज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप ऐसा सोर्स रखते हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो लाइंस हैं, कौन सी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। बोहर डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस। तो याद रखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट मॉडल नहीं है, देयर आर डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल, सो वी नीड more atomic model, a refined modern atomic model to explain the nature of atom. But at that time when it was given, at that time it helped a scientist to explain many questions regarding atom, for example stability of atom, line spectrum, etc etc. स्टूडेंट, आई होप आपने ये लेक्चर समझा और देखा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज नॉट अ complete model for every kind of atom which may be polyatomic. So हमने एक बात याद रखनी है कि there were some defects in Bohr atomic model. मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।